अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमने कोलेस्ट्रेल से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें से बस हमारा जो आखिरी टॉपिक्स उनको हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रेसिस तब हम कहते हैं जब कभी भी इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी में कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर बाइल जो है वो बन रही है लेकिन वो नहीं ड्रेन हो पा रही, दैट इज कोलेस्ट्रेसिस। तो इसकी चार मेजर कॉजेज थी। एक तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, जो बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है, जो हमने डिस्कस कर ली। फिर नियोनेटल हो सकती है, बिल्कुल ही पैदाइश के साथ, जो डेवलपमेंटल कॉज की वजह से होती है। और दो और होती है, बिलियरी एट्रीजिया और ऑटो इम्यून। बिलियरी एट्रीजिया अब मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली अगर हम ये देखें कि पैदाइश यानी बर्थ के बाद 3 महीने के अंदर अंदर जो बच्चा है उसका बिलियरी ट्री में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उसको हम बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं। और बिलियरी एट्रीजिया हमेशा पर्टिकुलरली सिर्फ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। याद रखना, इंट्रा हेपेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री जो बच्चे का था वो आपके 3 मंथ्स के बच्चे से कम कम ही उम्र में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसको हम बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं। अब उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, फीटल एंड पेरीनेटल। फीटल फॉर्म आप समझ लें नियोनेटल कोलिस्टेसिस है। सिर्फ जो नियोनेटल कोलिस्टेसिस है ना, उसमें ये होता है कि आपका, हमने कहा था कोई भी आपका बिलियरी ट्री इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो इंट्राहेपेटिक चाहे एक्स्ट्राहेपेटिक है। लेकिन जो आपका ये बिलियरी एट्रीजिया की फीटल फॉर्म है, इसमें होता वही प्रॉब्लम है कि आपका कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, कोई डेवलपमेंटल एनोमली होती है, चीजें सही बनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो इसमें है वो सिर्फ एक्स्ट्रा हेपेटिक को हम लेंगे, ठीक है। तो आपका कंजेनिटल डिफेक्ट जब भी होगी, जिस तरह मैंने आपको न्यूनेटल में बताया था कि साथ बाकी कोई और डेवलपमेंटल डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली 99% होता है कि प्रेजेंट है, किसी और चीज की डेवलपमेंट भी मेलफॉर्म्ड होती है, सिर्फ बिलियरी ट्री की नहीं होती। दूसरी जो फॉर्म होती है पेरीनेटल फॉर्म, वो ये है कि आपका बर्थ के फौरन बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई ऐसी चीज आ गई जिसने इतनी सवेयर इन्फ्लेमेशन वहां कॉज कर दी, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली हो सकता है। एक एग्जैक्ट कॉज अभी स्टेब्लिश नहीं की गई कि अगर डेवलपमेंटल इफेक्ट नहीं है तो क्या है। तो आपका जो भी फॉर्म होगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मॉर्फोलॉजी है कि आपका इसमें जो नजर आएगा ना, वो जाहिर सी बात है कि जब भी अगर फीटल फॉर्म है तो डेवलपमेंट ठीक नहीं है, और अगर पेरिनेटल फॉर्म है तो कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के साथ मोस्ट कॉमनली अब होता है इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड होती है। तो आपका जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री है, जिसमें आपकी क्या चीजें आती हैं, राइट हेपेटिक डक्ट आती है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, सिस्टिक डक्ट आती है, और मिलकर वो कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। इसमें कहीं उनके साथ साथ आपको एरियाज में इन्फ्लेमेशन मिलती है, और वो इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज्यादा, सपोज मेरे पास डक्ट्स हैं, ठीक है, इनके पहले वॉल्स में आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी, जिससे इनकी वॉल्स की जो है वो थिकनिंग सी हो जाती है और ल्यूमेन मजीद नैरो हो जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करती है तो स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। स्ट्रिक्चर का मतलब है कि बीच में ऐसे करके कोई एक चीज ल्यूमेन में इन्वेड करने के लिए बन जाए और वो ल्यूमेन को मजीद ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। तो ये इसकी मेजर इन्फ्लेमेशन जो है पैटर्न होता है। और अगर आपका ये चीज ना ट्रीट की जाए टाइमली तो फिर ये इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करके सिरोसिस ऑफ द लिवर कर सकती है। अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्री हाली इन्वॉल्व है, इंट्रा हेपेटिक बिल्कुल ठीक है जैसा कि इसमें होता है, तो आपकी जो सर्जरी है वो ठीक कर सकती है। लाइक आप सर्जिकली इन चीजों को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हेपेटिक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्री के खराब होने की वजह से इंट्रा हेपेटिक ट्री खराब हो चुका है, ठीक है, प्राइमरीली उसे कुछ नहीं हुआ था लेकिन एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्री खराब था, पीछे बाइल रुकी रही, तो आपका इंट्रा हेपेटिक भी खराब हो गया, तो फिर आपका जो है वो सर्जरी वगैरह कुछ नहीं कर सकते और बहुत पेशेंट की लाइफ यानी बच्चे की लाइफ डेबिलिटेटेड होती है। अच्छा, अगली जो कंडीशन है वो है ऑटो इम्यून कोलेंजियोपैथीज। अब ऑटो इम्यून कोलेंजियोपैथीज ना बताने कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि आपकी अपनी ही बाइल डक्ट को तंग कर रहे हैं। इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है आपका प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और दूसरा आता है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि जाहिर सी बात है, मैं बार बार बात करती हूँ इंट्रा हेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की, जितने भी ये बाइल ट्री है, बाइल डक्ट से एवरीथिंग है, जाहिर सी बात है हर चीज के नलिकुलाई और डक्ट से मिलकर बनी हुई है, और हर डक्ट और हर नलिकुलाई को सेल्स लाइन करते हैं। ऐसे ही डेफिनेटली सेल्स ने लाइन किया हुआ है। जो इंट्राहेपेटिक ट्री है, अगर मैं थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताऊं तो हमारे पास वो सारी बाइल के नलिकुलाई से मिलकर बना हुआ है ना, पतली पतली सी हैं, उनको हमने इस तरह कुछ क्लासिफाई किया हुआ है जो इंट्राहेपेटिक है, ठीक है, लिवर के अंदर है, जो कि कुछ हमारे पास होती है स्मॉल साइज, हम कहते हैं उनको स्मॉल साइज कैनालिकुलाई, कुछ होती है मीडियम साइज और कुछ होती है लार्ज साइज, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उनका साइज है उस हिसाब से हमने उनको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लिया, लेकिन कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट वो रूल नहीं है कि यार ये वाली जो है ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया कि सेल्स जो है वो हर डक्ट को तो लाइन कर रहे हैं। अगर आपको पता है हर सेल जो है वो एनिमल सेल अंदर से जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा होता है कि उसके पास न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम्स वगैरह, ये तो सबके पास होते हैं। अगर इन्हीं सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाए तो वो डेफिनेटली इन सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को आके डिस्ट्रॉय करेंगी, और सेल्स की रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस और जिंदगी, मतलब बहुत सारी चीजें सेल की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें से माइटोकॉन्ड्रिया तो एक वन ऑफ द वाइटल तरीन ऑर्गन है सेल का।
अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि सेल की रेस्पिरेशन ही नहीं हो, सेल की जो रेस्पिरेशन है वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है ना, इसमें एक्चुअली ये होता है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करती हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, ठीक है। इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री जो भी है इसको वो डिस्ट्रॉय करेंगी, और इसमें जो इन्फ्लेमेशन होगी, जाहिर सी बात है जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उस जगह इन्फ्लेमेशन होती है, वो नॉन सपोरेटिव होगी। ये लफ्ज जरूर याद रखना है, ठीक है। आपको डेफिनेशन में बिला वजह जरा से लफ्ज के आप मार खा जाते हैं। नॉन सपोरेटिव का मतलब है कि पस प्रोड्यूसिंग नहीं होगी, कोई फ्लूइड या पस टाइप चीज नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन्फ्लेमेशन जरूर हो रही है, और किसकी हो रही है? आपकी स्मॉल और मीडियम साइज्ड आर्टरीज की, जो इंट्राहेपेटिक ट्री में आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि स्मॉल होती है, कुछ मीडियम कुछ लार्ज, तो जो आपकी स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज हैं इंट्राहेपेटिक ट्री की, उनको इफेक्ट करता है हमारी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज प्राइमरीली, जो कि इन सेल्स लाइनिंग द बिलियरी ट्री को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है उस जगह पे, विच इज नॉन सपोरेटिव इन नेचर। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। आपके पास ये बहुत ज्यादा नहीं आता है, बहुत हो तो आपसे या तो वो एमसीक्यू में इसके पूछ लेते हैं कि भाई वो वाली डिजीज का बता दें कि जिसमें मीडियम और स्मॉल साइज आर्टरीज जो है, सॉरी बिलियरी ट्रीज मेनली इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर है। तो वो आपको प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है, या फिर वो दूसरी तरह पूछ लेंगे कि प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस में क्या हो रहा है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज इसमें मेन चीज है, उसके अलावा कुछ और है कि एमएचसी क्लास 2 एंटीजेंस भी हमें वहां मिले हैं, लेकिन यू नीड नॉट टू गो इन द डिटेल। मॉर्फोलॉजी हाँ आपको जरूर थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली अगर मैं कह रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इन्फ्लेमेशन की क्या चीजें होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब चीजें यहाँ प्रेजेंट जरूर होंगी, और एक ग्रेनुलोमैटस टाइप रिएक्शन भी हो रहा होगा, लेकिन 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 किसी भी किस्म की सपोरेशन या पस फॉर्मेशन नहीं होगी, ये बात याद रखनी है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में मुसलसल बाइल अंदर पड़ी हुई है, बाइल अंदर डिस्टेंड होती जा रही है और डक्ट्यूलर रिएक्शन हो रहा है, स्पेशली जो आपकी बाइल डक्ट्स नॉर्मल है ना, स्मॉल और मीडियम साइज तो इफेक्टेड है, जो नॉर्मल होती है वो डक्ट्यूलर रिएक्शन यानी उनका हाइपरप्लेजिया होता जाता है, उनके सेल्स जो है वो इंक्रीज इन नंबर होते जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक वहां पर रेजिडुअल अमाउंट ऑफ जो बाइल है उसकी वजह से, ठीक हो गया जी। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस है, फिर हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करती है, आपको पता है जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का वर्ड आएगा तो हमेशा साथ जुड़ा हुआ वर्ड होता है फाइब्रोसिस या स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर हो जाएगी तो फाइब्रोसिस होने लग जाएगा इन स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज का, और ये आपस में फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है? फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं और आपस में जुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जब फाइबर्स डेवलप हो जाएंगे तो सेल्स तो नॉन फंक्शनिंग होगी, अब सिर्फ फाइबर्स है जिन्होंने वहां स्ट्रक्चर्स बना दिए, और हम कहते हैं पोर्टल टू पोर्टल फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी डक्ट से जुड़ जाती है फाइबर्स की डेपोजिशन की वजह से। तो ये तो हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आती है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, वो बेसिकली ये डिजीज है कि इसमें आपका बहुत ज्यादा एसोसिएशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज के साथ। याद रखना, ये सिर्फ उसी के रेफरेंस में वो आपको देते हैं एमसीक्यू एससीक्यू में तो खैर कभी नहीं आता, एमसीक्यू में आता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको याद है एक डिसऑर्डर है आपका कॉलन का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उस डिसऑर्डर में जब आपकी बॉडी में अल्सर्स बने होते हैं और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज देखा गया कि लिवर पे भी एक्ट करती हैं। और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस में आपका एक्स्ट्रा और इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री दोनों इन्वॉल्व हैं। बिलियरी कोलिंजाइटिस जो था खाली उसमें सिर्फ इंट्राहेपेटिक की स्मॉल और मीडियम साइज इन्वॉल्व थी, इसमें सारा है। और नाम ही बता रहा है कि इसमें स्क्लेरोजिंग होगी, यानी कि आपकी जो डक्ट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस जगह का हार्डनिंग या स्क्लेरोसिस शुरू हो जाएगी, ल्यूमेन नैरो हो जाएगा और स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ बहुत ज्यादा देखा है, ये भी ऑटो इम्यून प्रोसेस ही है कि बहुत देखा गया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी जो टी सेल्स हैं वो मोस्ट कॉमनली एक्ट कर रहे होते हैं और वो ही आपकी अपनी सेल्स को अपनी ही इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहां पर होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहां पर ऑब्लिटरेशन और फाइब्रोसिस होने लग जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ इसका बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है इसमें वो ये कि आपकी जो इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री है ना, उसमें जो जब लार्ज डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं तो उनकी तो सिंपल इन्फ्लेमेशन होगी और वो आपको जो पिक्चर है उसमें मॉर्फोलॉजी में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स वगैरह नजर आएंगे। लेकिन जो स्मॉल डक्ट की इन्फ्लेमेशन होती है बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर आपकी ये सपोज एक बिलियरी डक्ट है जो स्मॉल वाली है और आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखें, क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि मैं ऊपर से देखूं कि मुझे ये गोल नजर आए, ठीक है, इसका ल्यूमेन नजर आए, तो इस तरह से कुछ इनकी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस, एक्चुअली फाइब्रोसिस है जो इसमें हो चुका है, ठीक है, स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस जो भी होगा। तो वो स्क्लेरोसिस इस तरह से कुछ होता है कि सेल्स की सारी डेपोजिशन होती है इनकी वॉल्स में, वॉल्स का हाइपरप्लेजिया भी हुआ होता है और सेल्स इस तरह से आपस में, और जब सेल्स की क्या मतलब फाइबर्स की जो डेपोजिशन जो फाइब्रोसिस में इसमें हो रही है
उसकी वजह से वो फाइबर्स अपने आप को उन्हें इस तरह अरेंज किया होता है जिस तरह एक प्याज का छिलका अरेंज्ड हो, ठीक है। अनियन स्किन आपको पता है ना कितनी लेयर्स में अरेंज होती है प्याज का छिलका। तो बिल्कुल जो फाइब्रोसिस के फाइबर्स होते हैं ना, उनने स्मॉल डक्ट्स की ल्यूमेन को ऐसे करके अरेंज किया होता है खुद को कि ऐसे लगता है हमें अनियन रिंग अपीयरेंस है, और बीच में छोटा सा ल्यूमेन रह जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्टरिस्टिक अनियन रिंग अपीयरेंस आता है जो स्मॉल डक्ट होती हैं जो इंट्राहेपेटिक बाइल ट्री में इन्वॉल्व है। तो आपके सिर्फ यही दो लफ्ज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसका एसोसिएशन ऑटो इम्यून है, सारे के सारे बिलियरी को इन्वॉल्व कर सकती है, और जो स्मॉल है वो आपका अनियन रिंग अपीयरेंस देता है। यहाँ मेरी बात खत्म करते हैं। अभी तक किसी कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।